अगले 100 घंटे पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान और हरियाणा में पॉलिटिकल ग्रुप खेमा बदल रहे हैं। आज से 5वें दिन पटना में ऑल ऑपोजिशन मीटिंग होने वाली है। उससे पहले अलग अलग दलों के नेता 24 के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेना चाहते हैं। जिनको पटना आने का न्योता मिला वे जल्दबाजी में है और जिनको न्योता नहीं मिला वो और जल्दी में है। अब सवाल ये है कि क्या सब मिल जाएंगे तो मोदी को हरा देंगे या सब मिलकर भी मोदी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब तक के सारे सर्वे क्या कहते हैं, नंबर किधर शिफ्ट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी कम से कम कितनी सीटें जीतेंगे और किस सिचुएशन में 350 सीट क्रॉस कर जाएंगे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए सब दिखाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी मिल गए तो भी क्या मोदी 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे? अगर मोदी विरोधी एक नहीं हो पाए तो क्या मोदी 350 सीट की तरफ बढ़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री 24 में रिकॉर्ड तोड़ हैट्रिक लगाएंगे? अगले जुमे को पटना में मोदी विरोधी पार्टियों का सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। नीतीश कुमार के न्योते पर देश भर के एंटी मोदी नेता एक जगह एक मंच पर जमा हो रहे हैं। ममता, अखिलेश और केजरीवाल जैसे कांग्रेस विरोधी लीडर्स शर्तों के साथ राहुल गांधी से हाथ मिलाने आ रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और स्टालिन बिना किसी शर्त के आ रहे हैं। लेकिन 2024 से पहले रुझान क्या रहे हैं? क्या राहुल गांधी के लिए 70 सीट से आगे निकलना नामुमकिन है? क्या कांग्रेस अब उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि यूपी सहित 15 राज्य कांग्रेस मुक्त होने वाले हैं? बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कितना खुला, कितना बंद है? बिहार से खबर आ रही है कि विपक्षी पार्टियों की महाबैठक से पहले ही जीतन राम मांझी ने कैंप बदल लिया। जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर बीजेपी खेमे में जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी मोदी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी एनडीए कैंप में घर वापसी कर रहे हैं। एक और खबर यह है कि एलजेपी में चाचा और भतीजा के दोनों धड़े बीजेपी के साथ अलायंस में रहेंगे। बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी करीब करीब फाइनल है। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 30 सीट पर लड़ेगी। एलजेपी के चाचा भतीजा मिलकर 6 सीट पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2 सीट मिलेंगी। जीतन राम मांझी की हम पार्टी लोकसभा की 1 सीट पाकर खुश रहे। इसी तरह मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी। हलचल उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज है। 4% राजभर वोट और पूर्वांचल की कम से कम 6 लोकसभा सीट पर असर रखने वाले ओम प्रकाश राजभर पिछले 48 घंटे में 48 बार ये संकेत दे चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से करती है, सपा से करती है और आरएलडी से करती है तो कोई बोलता नहीं है। सपा करती है, बसपा से करेगी, कांग्रेस से करेगी, आरएलडी से करेगी, सुभाषपा से, कोई नहीं उनको बोलेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर समाज के हित के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अगर कहीं गठबंधन कर ले तो लोगों को पीड़ा होने लग रही है। खासतौर से ज्यादा चिंतित हैं पिछड़ी जाति के नेता। वो सोचते हैं कि आदमी यार ये राजनीति से दूर रहने तो हम लोगों की बुरिया बिस्तर टंग जाएगी। 7% निषाद वोट पर पकड़ रखने वाले निषाद पार्टी के संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री हैं। 24 के लिए वो भी बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे।
भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और निषाद राज ने सेना दिया था तो रावण राज खत्म किया था। रावण पर आधी जीत नहीं लिया था, पूरी जीत लिया था। उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया मोदी जी ने। फिर भी 80/80 लाने के लिए कुछ तो विशेष करना पड़ेगा। भाई 14 में मोदी जी की लहर थी, 19 में भी लहर थी, इस बार ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? देखिए, पिछली बार से इस बार विशेष है कि कोई सेक्टर नहीं बाकी होगा जो 9 साल बेमिसाल मोदी जी को कहते हैं। दुनिया को राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी को लाएगा और राष्ट्र में पूरी दुनिया में मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को हमें 5वें नंबर पर, जब आए थे मोदी जी तो 10वें नंबर पर थे और आज हम 5वें नंबर पर। कुल मिलाकर यूपी में एनडीए की तस्वीर कुछ यूं बनने वाली है। यूपी की 80 सीट में से 76 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। 2 सीट अनुप्रिया पटेल की अपना दल को मिलेंगी। निषाद पार्टी को 1 सीट और ओपी राजभर की एसबीएसपी को 1 सीट मिलेगी। सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पंचायत चुनाव की हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के सामने शर्त रख दी है, सीपीएम का साथ छोड़ो तब अलायंस की बात करो। कांग्रेस अनेक राज्य चालिয়েছো, सीपीएम এর সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করব তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। আজকে সিপিএম এর কোলে বিজেপি দোলে, বিজেপির কোলে কংগ্রেস দোলে, কংগ্রেসের কোলে বিজেপি দোলে। ममता बनर्जी 23 को पटना आ रही हैं। नीतीश कुमार ने सीपीएम के सीताराम येचुरी को बुलाया है। ममता और येचुरी दोनों एक साथ मंच पर आएंगे या नहीं, सस्पेंस बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि एनसीपी के अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अजीत पवार ने मोदी की तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी से की है, जिससे कांग्रेस नाराज है। मोदी साहेबांच्या नावामुळे देशामध्ये भाजप आलेलं आहे। माझा दावा आहे मोदी साहेबांच्यामुळे देशात भाजप आले, मोदी साहेबांच्यामुळे देशातल्या अनेक राज्यात भाजप आले, ही वस्तुस्थिती आहे। वाजपेयी साहेब असताना पण त्यांना निर्विवाद बहुमत मिळालेलं नव्हतं, पण मोदी साहेबांना 14लाही मिळालं, 19लाही मिळालं। त्यांचा करिश्मा आहे, जसा एकेकाळी इंदिराजींचा करिश्मा होता, राजीवजींचा करिश्मा होता, लालबहादूर शास्त्रीजींचा करिश्मा होता, पंडित जवाहरलाल नेहरूजींचा करिश्मा होता। ईडी ने तमिलनाडु के एक मंत्री को गिरफ्तार किया तो तनातनी बढ़ गई है। स्टालिन ने मोदी सरकार को बदले की चेतावनी दी। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि दक्षिण के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी चर्चा में आ गई। रीजनल पार्टियों के साथ कांग्रेस का प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस कैसा होगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि अब तक के सारे सर्वे क्या कहते हैं। सर्वे नंबर 1 कहता है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 329 से 342 सीट जीत सकता है। बीजेपी फ्रेंडली पार्टियां 39 सीटें जीत सकती हैं और यूपीए एवं अन्य दल 201 से 214 सीट जीत सकते हैं। इस सर्वे के अंदर जाएं तो बीजेपी को अकेले 301 सीट मिल रही है। एनडीए सहयोगी 28 सीट जीत रहे हैं और 13 सीट पर कांटे की टक्कर है, यानी 24 में सरकार तो मोदी की ही बनेगी। इस सर्वे में कांग्रेस को 51, टीएमसी को 28 और डीएमके को 20 सीट मिलती दिख रही हैं। सर्वे नंबर 2 एनडीए को 292 से 338 सीट दे रहा है, यूपीए को 106 से 144 सीट और अन्य को 105 से 140 सीट, यानी ये सर्वे भी 300 प्लस सीटों के साथ मोदी की सरकार बनवा रहा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सर्वे विपक्षी एकता से पहले का है। अगर 23 जून को पटना में अपोजिशन यूनाइट हो गया तो ये नंबर निश्चित तौर पर बदलेंगे। सर्वे नंबर 3 में एनडीए को 298 मिल रहे हैं। इनमें बीजेपी की अपनी 284 सीट, यूपीए को 153 सीट मिल रही है, जिसमें कांग्रेस की 68 सीट, अन्य के खाते में 92 सीट जा रही है, जिनमें दोनों खेमे से अलग तमाम नेशनल और रीजनल पार्टियां शामिल हैं। एक चौथा सर्वे भी है जिसमें नंबर नहीं है, लेकिन 24 में क्या होने वाला है इसका सटीक अंदाजा मिलता है। CSDS लोकनीति ने देश भर में लोगों से जब ये सवाल पूछा कि क्या वो मोदी सरकार को तीसरी बार रिपीट होते देखना चाहते हैं, तो 43% लोगों ने कहा हाँ, 38% लोगों ने कहा ना
18% लोग अनडिसाइडेड में भी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोदी के पास नंबर ज्यादा हैं और अभी जो अनडिसाइडेड हैं वो भी जब बटन दबाने बूथ तक पहुंचेंगे तो धारा के साथ ही चलेंगे। CSDS लोकनीति के इसी सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि अगर अभी चुनाव हो गए तो किसे वोट देंगे, इस सवाल पर 39% लोगों ने कहा बीजेपी, 29% लोगों ने कहा कांग्रेस और 28% लोगों ने कहा अन्य पार्टियों को वोट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस में 10% वोट शेयर का गैप है, जबकि चुनाव में गिनकर 250 दिन ही बचे हैं। राजनीति में कभी भी 2+2 4 नहीं होता। पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स से नहीं चलती, इसमें केमिस्ट्री भी होती है। कांग्रेस के 29% और अन्य पार्टियों के 28% को मिलाने से 39% वोट वाले मोदी हार जाएंगे, ये बचकानी बात है। हकीकत यह है कि 100% वोट कभी ट्रांसफर नहीं होता और वोटर जब बटन दबाता है तो उम्मीदवार को जरूर देखता है। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि अगर मोदी के कैंडिडेट के सामने विपक्ष का एक ही कैंडिडेट हुआ तो मोदी का वोट 39% से कहीं ज्यादा हो जाएगा। सर्वे में कई बार एक जैसे सवाल अलग अलग तरीके से पूछने पर अलग अलग इंसाइट मिलती हैं। ऐसे ही एक सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या सारे विपक्षी मिलकर मोदी को हरा देंगे, 49% लोगों ने कहा चाहे जो भी हाथ मिले मोदी ही जीतेंगे। 17% लोगों ने माना कि विपक्ष एक होगा तो टक्कर तो मिलेगी, लेकिन 19% लोगों ने कहा कि विपक्षी एकता का असर बहुत थोड़ा पड़ेगा। 15% लोगों ने कहा कि विपक्ष पहले एक हो जाए तब बात करें। विपक्षी एकता की बातें आज से नहीं 4 साल से हो रही हैं, लेकिन विपक्षी एकता कभी हो नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस उनके लिए यूपी छोड़ दे। ममता बनर्जी कांग्रेस से कहती हैं कि बंगाल की तरफ मत देखो। केसीआर तेलंगाना में कांग्रेस का कोई दखल नहीं चाहते। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की 25 में से 25 सीट पर अपने कैंडिडेट चाहते हैं। इच्छा तो बिहार में नीतीश और तेजस्वी की भी यही है कि वो कांग्रेस को बस 1 या 2 सीट ही दें। चुनाव से पहले सियासी दलों के लिए ये मसल फुलाने का टाइम है। हर कोई अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। बंगाल में यही हो रहा है। तृणमूल और कांग्रेस की लीडरशिप पटना में हाथ मिलाने वाली है। बंगाल में दोनों पार्टियों के कार्डर एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं। ऑल इंडिया प्रेजेंस वाली पार्टी विपक्ष में अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। मोदी से तो राहुल ही लड़ेंगे। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं तो अक्सर हार ही जाते हैं। कर्नाटक चुनाव को अपवाद समझकर किनारे रखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव का मैट्रिक्स देखिए। 2019 में 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 161 सीट पर मोदी और राहुल का सीधा मुकाबला हुआ। इसमें मोदी ने 147 सीट जीत ली। इस तरह मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 91%। डायरेक्ट फाइट वाली 161 सीट में से राहुल गांधी सिर्फ 9 सीट जीत पाए। राहुल का स्ट्राइक रेट रहा 6%। अन्य के खाते में 5 सीट आई। स्ट्राइक रेट रहा केवल 3%। मोदी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के खिलाफ जितना अच्छा है, रीजनल पार्टियों के खिलाफ उतना अच्छा नहीं है। 2019 में 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की 198 सीट पर नरेंद्र मोदी की पार्टी की सीधी भिड़ंत रीजनल पार्टियों से हुई। नरेंद्र मोदी ने 116 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट रहा 59%। राहुल गांधी सिर्फ 6 सीट जीत पाए। स्ट्राइक रेट रहा 3%। अन्य के खाते में 76 सीटें गईं। स्ट्राइक रेट रहा 38%। नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस सिर्फ 6% सीटें जीत पाती है। रीजनल पार्टियां 38% सीट पाती हैं। इसी डेटा को देखकर रीजनल पार्टियां यूनाइटेड अपोजिशन में अपने लिए पोल पोजीशन चाहती हैं। कांग्रेस अपना साइज दिखाकर इससे इंकार कर देती है। केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी की 25 सीट पर कांग्रेस की भिड़ंत रीजनल पार्टियों से हुई थी। वहां राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट था 68%। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मल्टी कॉर्नर फाइट हुई। ऐसी 93 सीटों में से मोदी ने 40 सीटें जीती, राहुल गांधी ने 12 सीट जीती और अन्य के खाते में 44 सीटें गई। तो क्या मोदी के खिलाफ रीजनल पार्टियों को ही कमान मिलनी चाहिए? 23 जून को पटना में डिस्कशन का एक टॉपिक ये भी हो।
ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल कभी न कभी इस फॉर्मेट की वकालत कर चुके हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज का हर फॉर्मूला कांग्रेस ने अभी दरकिनार ही किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीट। यूपी का सर्वे नंबर 1 कहता है कि यूपी में योगी बेस्ट रिजल्ट देंगे और बीजेपी प्लस इस बार 72 से 73 सीटें जीती। सर्वे नंबर 2 में यूपी में बीजेपी प्लस के लिए 70 सीट की भविष्यवाणी की है। यूपी के सर्वे नंबर 3 में बीजेपी प्लस पार्टनर्स के 67 से 73 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। तीनों ही सर्वे में एक बात कॉमन है, वो ये कि यूपी में योगी का ही अपर हैंड है। योगी ने यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का टारगेट रखा है। सामाजिक समीकरण भी बन रहे हैं। जो कभी अखिलेश यादव के साथ थे, अब वो बीजेपी के करीब हैं। पिछले हफ्ते तक ठाकुर और जाट वोटों का टकराव दिख रहा था, अब वो भी शांत हो गया है। देखिए, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। इसके पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। नेताओं का गठबंधन होता है, लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। जनता अपने विचार से जाती है और इस समय मोदी लहर चल रही है देश के अंदर, क्योंकि लोग श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, लोग बगल में पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति, हालात जहां पर खराब हैं, वहां पर मोदी जी ने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा है। इसको सब समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं, मुसलमान भी समझते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये ताजा हाल। मुंबई में यूथ कांग्रेस की मीटिंग हुई तो चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने से ज्यादा वहां कुर्सियां चली। जिसके हाथ में जो आया उसने वही उठाकर मारा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में अलग तरह की हिंसा हो रही है। बम, गोले, बंदूक, डंडे सब चल रहे हैं। मालदा में टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक की कार पर हमला हो गया। पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स भेजने का ऑर्डर हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निशीथ प्रामाणिक, उन्होंने तृणमूल वर्कर के ऊपर हमला किया था और सेंट्रल फोर्स उनका ऊपर छोड़ दिया, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो उनका जो बेस है ये निशीथ प्रामाणिक का, वो अभी वहां पर इरोशन हो रहा है, वो हारेंगे, इसलिए वो नाटक कर रहा है। बंगाल की हिंसा के लिए तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पर आरोप लगाती है। सीपीएम इसके लिए तृणमूल और बीजेपी पर आरोप लगाती है। कांग्रेस भी इसके लिए तृणमूल और बीजेपी पर ही आरोप लगाती है, जबकि बीजेपी इसके लिए तृणमूल, कांग्रेस पर आरोप लगाती है। साथ में सीपीएम का इतिहास बताती है। बॉडीज के चुनाव में तो वहाँ चुनाव होते ही नहीं, वहाँ जिसका जोरा उसका मोहरा। तो वो तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी प्रकार करती थी, अब ममता जी ने भी यही काम चालू कर दिया है। हिंसा और बंगाल के चुनाव का चोली दामन का रिश्ता है, और मैं समझता हूँ कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, पर बंगाल प्रजातंत्र के लिए तरस रहा है। तो कुल मिलाकर अराजकता है वहाँ पर, और यह प्रायोजित अराजकता है मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके भतीजे अभिषेक के द्वारा। दोनों मिलकर वहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं। उनका चुनाव में कोई विश्वास नहीं है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का वायलेंट एक्शन, उस पर ममता बनर्जी का रिएक्शन, इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि 6 दिन बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी से हाथ मिलाने की सोच भी सकती। मोदी के विरोधी कहते हैं विपक्षी एकता हो गई तो मोदी साफ हो जाएंगे, लेकिन विपक्षी एकता मुमकिन ही नहीं दिख रही। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस रिवाइवल के सपने देख रही है। साउथ से बढ़कर वो दिल्ली पर चढ़ाई करने की सोच रही है। 2019 में देश के 14 राज्यों में कांग्रेस ने एक सीट भी नहीं जीती। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का स्कोर 0 रहा था। 2024 के चुनाव में कांग्रेस मुक्त राज्यों की तादाद 14 से बढ़कर 15 हो सकती है। 19 में ओडिशा और मेघालय में कांग्रेस ने एक सीट जीती थी,
लेकिन इस बार वहां भी स्कोर 0 हो सकता है। नितीन, तुला एक गोष्ट सांगतो, यू आर अ व्हेरी गुड मटेरियल. तू खूप चांगला माणूस, कार्यकर्ता आणि नेता आहेस, पण तू चुकीच्या चुकीच्या पार्टीत आहे. तू जर काँग्रेसमध्ये आला तर तुझं भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. म्हणलं डॉक्टर, तुम्ही म्हटल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. मी वेळ प्रसंगी वेळ पडला तर विहिरीत जीव देईन, पण मी काँग्रेसमध्ये कधी येणार नाही. कारण माझा पक्ष आणि माझा विचार याच्यावर माझी अतूट श्रद्धा आहे. यश मिळो न मिळो हेच काम मी करत राहीन, हा माझा निर्धार. बीजेपी हर राज्य में बढ़ रही है ऐसा भी नहीं है। दक्षिण के 3 राज्यों और पंजाब में बीजेपी का स्कोर 2024 में भी 0 रह सकता है। इन 4 राज्यों में 91 सीटें। दक्षिण के राज्यों में इस वक्त तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हलचल है। स्टालिन के एक मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के प्रदेश सचिव एसजी सूर्या को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। मामला सिर्फ एक ट्वीट का है। ये रिएक्शन इस बात का सबूत है कि तमिलनाडु में बीजेपी अब नॉन प्लेयर नहीं रही। 24 में उसे सीटें भले न मिले, लेकिन एंट्री मिल जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।